वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम कर रहे हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ये हमारा पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली एक इकोसिस्टम होता क्या है। आपने काफी बार सुना होगा, इसको हिंदी में हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें जो लिविंग चीजें होती हैं, सजीव होती हैं, जिनमें लाइफ होती है, उनका जो इंटरेक्शन होता है नॉन लिविंग के साथ, और एक पूरा सिस्टम जो है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देती हूँ एक तालाब का। तालाब में क्या होता है, उसमें मछलियां भी होती हैं, उसमें प्लांट्स भी होते हैं। उनका जो पूरा सिस्टम है अलोंग विद द नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि पत्थर हैं उसके अंदर, जैसे कि उसके अंदर मिट्टी है, ये पूरे का पूरा अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ये एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है, और उस बायोलॉजिकल कम्युनिटी वो जो है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसमें जो लिविंग चीजें होती हैं, उनका जो इंट्रैक्शन होता है उनके फिजिकल एनवायरनमेंट से नॉन लिविंग चीजों के साथ, भले ही वो मौसम हो, सूरज हो, धरती हो, सॉइल हो, क्लाइमेट हो, ये सारे का सारा एक इकोसिस्टम बनाता है। ठीक है। एन इकोसिस्टम, इट इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन conjunction with the non-living components of their environment, जिसमें एयर, वाटर, मिनरल्स इंटरेक्टिंग एज अ सिस्टम, ये सब आता है। पारिस्थितिकी तंत्र से हमारा मतलब जीवों के उस समुदाय से है जो अपने पर्यावरण में निर्जीव घटकों जैसे कि वायु, जल और खनिजों के साथ निर्वहन करता है। ये उनके लिए एक तंत्र की तरह कार्य करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई खेत है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ओके। एक तालाब है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। हमारे घर में जो हम एक ये छोटा सा एक्वेरियम बना देते हैं, अपने आप में एक इकोसिस्टम है। उसके अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ फिशेस होती हैं, पानी होता है, वो अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो ये मैन मेड भी होता है और नेचुरल भी होता है। Human beings are also an integral part of the ecosystem. They utilize the vegetation and wildlife. और इस ecosystem का, काफी सारे ecosystems का एक बहुत बड़ा important हिस्सा होता है जिसमें कि मानव होता है, human beings होते हैं। और ये जो human beings हैं, ये vegetation को, wildlife को अपनी जरूरत के अनुसार यूज करते हैं। The greed of human beings has resulted into overutilization. Yes, इंसान स्वभाव से ही लालची है और उसको जरूरत से ज्यादा ही चीजें चाहिए। तो जो ये जो ग्रीड है, इसकी वजह से एक जो है हमारा इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। ग्रीड ऑफ ह्यूमन बींग्स हैज रिजल्टेड इनटू ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड इट हैज क्रिएटेड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और इसने इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट किया है। एज अ रिजल्ट सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव रीच्ड द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब इस इम्बैलेंस का परिणाम क्या हुआ? इस इम्बैलेंस का परिणाम ये हुआ कि वो पौधे और वो जानवर जिनको जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया गया, वो एक तरह से लुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। ये देखो, ये इकोसिस्टम का एक छोटा सा आपको समझाया गया है। ये पूरे का पूरा अपने आप में एक इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब ही क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग का जो इंटरेक्शन होके पूरा सिस्टम जो बन रहा है। देखो, जो पत्थर है ये नॉन लिविंग है, पानी के अंदर जो प्लांट्स हैं वो लिविंग है, ये रैबिट जो है आपका लिविंग है। तो ये छोटा सा हो सकता है जंगल हो, ये अपने आप में एक इकोसिस्टम है। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता क्या है? बायोडाइवर्सिटी जो है ये वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स है फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड अदर एक्वेटिक इकोसिस्टम्स एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट। जैव विविधता से हमारा मतलब ये है कि जीवों में विद्यमान सभी तरह की भिन्नता से है, जिसमें स्थल, समुद्र एवं अन्य जलीय तंत्र तथा जिसमें पारिस्थिति की समिष्टि में ये सब आते हैं, वह सम्मिलित है। जितनी ज्यादा वैरायटी होगी किसी स्थान पर, उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। मान लीजिए मैं घने जंगल में जाती हूँ, उस घने जंगल में मुझे तरह तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलेंगे। एक बिल्कुल हाईएस्ट लेयर होगा प्लांट्स का, नीचे बहुत सारी श्रब्स होंगी, उनके ऊपर उगने वाले बहुत सारे क्रीपर्स होंगे, बेलें होंगी, लताएं होंगी, और इसके अंदर मुझे बहुत सारे तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी भी मिलेंगे। नीचे आपको बहुत सारे अर्थवर्म्स, स्नेल्स और उस तरह के जानवर भी मिलेंगे। तो जितनी ज्यादा विभिन्नता होगी उतनी ज्यादा हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी है। तो बायोडाइवर्सिटी, दिस इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज। एक ही स्पीशीज के अंदर हो सकता है जंगल में मुझे तरह तरह की बटरफ्लाईज ही मिले, तरह तरह के हो सकता है मुझे अर्थवर्म्स ही मिले। तो एक स्पीशीज के अंदर, एक प्रजाति के अंदर भी बहुत सारी हमारी डाइवर्सिटी हो सकती है। जैसे डॉग्स की देखो, आपको कितनी सारी ब्रीड्स और स्पीशीज मिलती हैं। बिटवीन स्पीशीज एंड ऑफ द इकोसिस्टम,
बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन मैनेज्ड एज वेल एज ए नेचुरल इकोसिस्टम। जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन हमारी जो हरकतें हैं ह्यूमंस की, हमने न सिर्फ बायोडाइवर्सिटी पर अटैक किया है, फ्लोरा फौना पर भी अटैक किया है। हमारी जो ग्रीड है इन चीजों के खत्म होने का कारण बन रही है। ह्यूमन एक्शंस दैट इन्फ्लुएंस बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट द वेलबींग ऑफ देमसेल्व्स एंड इवन अदर्स। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। क्या भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं? यस, बिल्कुल पाए जाते हैं। जैसा कि मैं काफी बार कह चुकी हूं कि वी आर ब्लेस्ड, हमारे यहाँ बहुत प्रकार का सॉइल पाया जाता है, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी है इन टेम्परेचर, ठंडी से ठंडी, गर्म से गर्म जगह है हमारे यहाँ, तो बहुत प्रकार का सॉइल है इस, और ये बहुत सारी वेरिएशन है टेम्परेचर में और रेनफॉल में, इसलिए बहुत प्रकार के यहाँ प्लांट्स भी पाए जाते हैं और बहुत प्रकार के एनिमल्स भी। Like its flora, India is rich in its fauna. Fauna means animals. It has approximately 90,000 animal species. हमारे यहाँ करीब 90,000 animal species हैं. India has nearly 8% of the total number of species in the world. दुनिया में जितनी पाई जाती हैं उसमें से 8% जो है वो भारत में, estimated to be 1.6 million. Country has about 2,000 species of birds. 2,000 प्रकार की हमारे यहाँ 2000 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां हैं। ओके, 13% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल 2546 स्पीशीज हमारे यहाँ फिश की हैं, विच इज नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड्स स्टॉक। इट ऑल्सो शेयर्स बिटवीन 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो भारत में दुनिया के 5 से 8% उभयचर, ये क्या होते हैं हमारे एम्फीबियंस? एम्फीबियंस वो होते हैं जो जमीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, जिसमें कुछ मेंढक आते हैं, कुछ प्रकार के सांप आते हैं। फिर हमारा रेप्टाइल है, रेप्टाइल्स में हमारे स्नेक्स वगैरह, रेप्टाइल्स में हमारी लिजर्ड्स आती हैं, क्रोकोडाइल्स आते हैं। फिर मैमल्स, मैमल्स होते हैं हमारे स्तनधारी, तो हमारे यहाँ इनकी भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। और सरप्राइजिंगली इंडिया इकलौती कंट्री है दुनिया की जहां पर टाइगर्स एंड लायंस दोनों पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब हम बात करते हैं भारत में वन्य प्राणियों के बारे में। एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स एंड फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ असम, कर्नाटक एंड केरल। जैसे उत्तर भारत में गायों की पूजा होती है, उसी प्रकार से अगर आप दक्षिण भारत में जाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि हाथी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानवर माना गया है। ऑफकोर्स गणेश जी का तो रूप डेफिनेटली वो है ही, लेकिन वहां पर काफी सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स पर हाथियों की सवारी निकलती है, उनको बहुत विभिन्न तरीकों से सजाते हैं, उनकी सज्जा वगैरह करके तो उनकी सवारी निकलते हैं। मंदिरों के साथ काफी सारे हाथियों को जोड़ा गया है और वो वहां पर रहते हैं। वन हॉर्न्ड राइनोसरस जो है ये आपको मिलेगा भारत में स्वम्पी एंड मार्शी लैंड्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। वहां पर जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहां पर आपको मिलेगा ये एक सींग वाला गेंडा। इसका भी पीछे काफी ज्यादा शिकार हुआ था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इसका जो सींग है उससे काफी सारी दवाइयां बनती हैं, जिससे कि इंसान जो है वो सदा जवान रहेगा। तो इंसान जवान रहने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। इसका बहुत शिकार हुआ, बट थैंकफुली अब इसके संरक्षण के लिए काफी काम किया जा रहा है। फिर हमारा वाइल्ड एस है। जो वाइल्ड एस है, जंगली गधा, ये कच्छ के रण के शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। हमारे कैमल्स मिलेंगे आपको थार डेजर्ट में, वहां पर जो हमारी आर्मी का यूनिट है राजस्थान में, उनके पास कैमल्स की एक स्पेशल टुकड़ी है जो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर काफी अलर्ट है। फिर इंडियन लायन, ये गिर फॉरेस्ट इन गुजरात में आपको मिलेंगे भारतीय शेर। टाइगर्स आपको मध्य प्रदेश में, सुंदरबन में, हिमालयन रीजन में, दुनिया भर के जो हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें मिलेंगे। लद्दाख के फ्रीजिंग हाई ऑल्टीट्यूड्स पर आपको मिलेंगे याक, वहां पर आपको और भी मिलेंगे जबरे सींग वाले जंगली बैल, जिनका वजन लगभग 1 टन होता है। दिस इज गोइंग टू बी टन, ओके, 1 टन होता है के लिए ये एक गृह क्षेत्र का कार्य करता है। ठीक है, तो इस विभिन्न प्रकार की वाइल्ड लाइफ है इंडिया में और बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये देखो, जितने मैंने आपको बताया, ये एलिफेंट्स हैं हमारे, ये वन हॉर्न्ड राइनो है, ये वाइल्ड एस है, ये कैमल है थार डेजर्ट का, और ये याक जो कि लद्दाख वाले रीजन में पाया जाता है। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज के बारे में। प्रजातियों का वर्गीकरण, किस तरह से ये जो डिफरेंट स्पीशीज हैं इन प्रजातियों को हमने कैसे क्लासिफाई किया है। अब जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, IUCN, इसने इनको अलग अलग कैटेगरीज में स्पेसिफाई किया है। IUCN क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताती हूं। जो IUCN है इसकी फुल फॉर्म तो यहां पर दी हुई है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड
नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये काम करती है इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मेन एम ही ये है कि हमें पर्यावरण को बचाना है, हमें नेचर को बचाना है, हमें सस्टेनेबल यूज पर फोकस करना है, न कि नेचर को एक्सप्लॉइट करने पर। बहुत सारी हमारी गवर्नमेंट्स, बहुत सारे एनजीओज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह इसके मेंबर हैं और ये बेसिकली बहुत तरह का काम करती है। डाटा कलेक्शन का काम भी करती है, रिसर्च भी करती है, ये अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करती है, फील्ड प्रोजेक्ट्स भी इसके होते हैं। तो काफी सारा ये काम करते हैं और ये जानवरों को वो कितने ज्यादा खतरे में हैं, क्या वो लुप्त होने की कगार पर हैं, इस तरह से उनको ये क्लासिफाई भी करती है। एक इनकी एक लिस्ट जारी होती है तो उसके अनुसार अब हम देखते हैं तो इन्होंने क्लासिफाई किया है स्पीशीज को। नॉर्मल स्पीशीज ये किसको कहते हैं या सामान्य प्रजाति किसको कहा जाता है? सामान्य प्रजाति वो है जिसका जो पॉपुलेशन लेवल है वो सामान्य है, उनके सर्वाइवल को कोई खतरा नहीं है और इसमें आपके कैटल आ जाती है, साल, पाइन, रोडेंट्स एटसेट्रा, ये सारे इसमें आते हैं। नॉर्मल स्पीशीज क्या है हमारी? नॉर्मल स्पीशीज वो है कि उनकी इतनी पॉपुलेशन है कि वो सर्वाइव करेंगे, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। फिर हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? ये वो जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन होगा। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी है? एंडेंजर मतलब वो खतरे में है। इनको क्या खतरा है कि फ्यूचर में ये विलुप्त हो सकती हैं अगर वो चीजें, मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर जानवर है वो जिन जंगलों में रहता है उनको हम काट कर खत्म कर रहे हैं, अगर यही काम हमारे जारी रहे तो ये जो स्पीशीज है ये इन फ्यूचर खत्म हो सकती है। स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन एंड देयर सर्वाइवल इज डिफिकल्ट, अगर जो नेगेटिव चीजें हैं इनकी पॉपुलेशन के डिक्लाइन होने की जो कारण है वो इसी तरह से चलते रहे, उनको क्या कहते हैं हम? उनको कहते हैं हम लुप्त प्राय या संकटग्रस्त प्रजातियां। ओके, ये देखो ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की कुछ एक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि काफी सारे इसमें आपको एनिमल्स नजर आएंगे। यहाँ पर ज़ीब्रा भी है आपका, यहाँ पर राइनो है, एलिफेंट्स हैं, पांडा है। ओके, दुनिया भर के एनिमल्स आपको इसमें नजर आएंगे। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल देखो इसके दिए हुए हैं, उदाहरण के लिए जैसे इसमें हमारा काला हिरन है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गेंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई, मणिपुरी हिरन, ये सभी जो है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आते हैं। फिर अगला है हमारा वल्नरेबल स्पीशीज, जिसको हम कहते हैं सुभेद जातियां। स्पीशीज whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category। अब देखो अगर हम किसी स्पीशीज के लिए ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में इसको कोई खतरा नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके उतने सारे मेल्स और फीमेल्स अवेलेबल हैं कि वो इन फ्यूचर और इतने प्रोड्यूस कर सके स्पीशीज को कि वो कंटिन्यू हो। लेकिन वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी है? वल्नरेबल स्पीशीज वो हैं स्पीशीज whose population has declined to levels, इनकी जो संख्या है वो इतनी कम हो गई है, ठीक है, इनकी संख्या जो है वो इतनी ज्यादा कम हो गई है from where it is likely to move into endangered category in the near future if negative factors continue to operate। ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती रहती है, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। इनमें हमारा ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट और गैंजेटिक डॉल्फिन। गैंजेटिक डॉल्फिन का नाम सुना है आपने? क्या हमारा ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है? तो ये तीन इसमें आते हैं। अब देखो यहाँ पर आपकी पिक्चर है ब्लू शीप की, कितना प्यारा है ये ब्लू शीप, एक्चुअली ब्लू है। एशियाटिक एलिफेंट है यहाँ पर और गैंजेटिक डॉल्फिन है। और ये तीनों किस कैटेगरी में है? ये हमारे तीनों के तीनों कैटेगरी में है आपकी वल्नरेबल स्पीशीज। नेक्स्ट है हमारा रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज में आती हैं हमारी दुर्लभ जातियां। और दुर्लभ जातियां कौन सी हैं? इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित हुई तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन इट मे मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी अगर नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। इसमें हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ये सभी आते हैं। फिर है हमारी एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं? देखो रेयर स्पीशीज की तो पॉपुलेशन ही बहुत कम होती है,
कुछ देखो हर स्पीशीज जो है उनके पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन होते हैं। कुछ ऐसी देखो मछलियां जो है वो बहुत सारे अंडे साथ ही दे देती हैं। अब शुतुरमुर्ग जैसा जो जीव है वो क्या करता है, वो एक ही अंडा देगा, उसको भी जमीन के ऊपर दे देता है। अगर जमीन के ऊपर देता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसके डिस्ट्रॉय होने के चांसेस भी तो ज्यादा है। अगर कहीं दूर कहीं ऊंचे घोंसले में देगा तो सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो रेयर स्पीशीज की तो पॉपुलेशन ही बहुत कम है, तो हमें उन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एंडेमिक स्पीशीज वो होती हैं जो केवल एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाएंगी। स्पीशीज विच आर फाउंड इन एनी पर्टिकुलर एरिया यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स। अब कैंगरूज कहां मिलते हैं आज के टाइम में, केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वो एंडेमिक है। अंडमान टील, देखो यहां पर बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखेंगे। प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, उनको कहते हैं हम आपकी एंडेमिक स्पीशीज। स्पीशीज में हमारा अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं। तो एंडेमिक स्पीशीज है ये। अब उसके बाद देखो हिमालयन ब्राउन बेयर, ये एक रेयर स्पीशीज है। अंडमान टील जो है ये एक बर्ड का नाम है और ये एंडेमिक स्पीशीज है। देखो कितने खूबसूरत पंख हैं इस बर्ड के। ओके, आगे चलते हैं। फिर है हमारा एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सटिंक्ट का मतलब है कि अब ये खत्म हो चुकी हैं, लुप्त जातियां। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासी में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। इनको वहां ढूंढा जाता है जहां ये मूल रूप से पाई जाती थी। जब इनको खूब ढूंढा गया, इनके अटेंडेंस लगाने की कोशिश की गई तो पाया गया कि ये एब्सेंट है, और उसके बाद हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये जो एक पर्टिकुलर जीव था हमारा, ये खत्म हो चुका है, इट इज नो मोर। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से लुप्त हो गई हैं। स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड इन देयर लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर, अ स्पीशीज मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द लोकल एरिया, फ्रॉम द रीजन, कंट्री, कॉन्टिनेंट और द एंटायर अर्थ। देखो जैसे हमारा एशियाटिक चीता है या पिंक हेड डक है, ये दोनों जो हैं अब ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं। देखो पिंक हेड डक, ये ना तो सिर्फ पिंक हेड है, इसकी अगर आप ये बीक भी देखें, इट इज सच ए ब्यूटीफुल पिंक कलर। सिमिलरली एशियाटिक चीता, ये दोनों जो है ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज में आते हैं। अब हम बात करते हैं भारत का वन आच्छादित क्षेत्र। ठीक है, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। बहुत कहा जाता है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। कितनी दिक्कत में है हम, क्या हम सच में पेड़ों पर ध्यान दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, आम जनता क्या कर रही है, उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आपके साथ बात करती हूँ। फॉरेस्ट कवर इन इंडिया से हम शुरुआत करते हैं। तो एक स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है हर 2 साल बाद, और वो आपको एग्जैक्टली बताती है कि हमारे यहाँ जंगलों की हालत क्या है। ओके, According to state records, forest area covers 24.16% of the total land area of the country. कहने को तो हमारा जो लैंड एरिया है 33% के ऊपर जंगल होने चाहिए। ठीक है, तो मतलब अगर हर 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर के ऊपर आपका फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, पर है कितना, 24.16% है। ठीक है, फॉरेस्ट एरिया एंड एक्चुअल फॉरेस्ट कवर आर नॉट द सेम। बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है ये। वन क्षेत्र तथा वन आच्छादित क्षेत्र दोनों एक समान नहीं है। फॉरेस्ट एरिया क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया एक ऐसा एरिया होता है, फॉरेस्ट एरिया इज द एरिया नोटिफाइड एंड रिकॉर्डेड एज द फॉरेस्ट लैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रीज। जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये एज फॉरेस्ट एरिया रिकॉर्डेड है, भले ही इसके ऊपर पेड़ हो या ना हो। ठीक है, बिल्कुल साफ सपाट मैदान भी फॉरेस्ट एरिया के रूप में रिकॉर्डेड हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्चुअल फॉरेस्ट कवर की, तो ये वो एरिया होगा जिसके ऊपर आपके जंगल होंगे विद कैनोपी। विद कैनोपी, ठीक है। कैनोपी क्या होता है, कैनोपी होता है पेड़ का जो ऊपरी हरा वाला हिस्सा होता है, ओके, उसको हम कैनोपी कहते हैं। और ये कैनोपी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कैनोपी के आधार पर हम ये डिस्टिंग्विश करते हैं क्या ये डेंस फॉरेस्ट है, क्या ये मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, ये श्रब्स हैं, एग्जैक्टली ये है क्या। तो कैनोपी होना बहुत जरूरी है। तो जो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया है वहां पर आपके फॉरेस्ट और कैनोपी होना जरूरी है। फॉरेस्ट एरिया इज बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जबकि जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर है इट इज बेस्ड ऑन एरियल फोटोग्राफ्स एंड सैटेलाइट इमेजरीज। दोनों फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर ये अलग अलग राज्यों में वेरी करते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट फॉरेस्ट एरियाज एंड डिफरेंट फॉरेस्ट कवर्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं अगले स्लाइड में क्या है।
रीजंस ऑफ डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट 33% होना चाहिए, केवल 24% के आसपास क्यों है? इसलिए है भाई कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, हमें इंडस्ट्री भी सेटअप करनी है, हमें उसके बाद फिर रेजिडेंशियल एरियाज भी क्रिएट करने हैं, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, हमें कृषि के लिए भूमि भी चाहिए। दुनिया भर की एक कारण है, इसलिए हम जंगलों को काट रहे हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो जैसे कि हम डिस्कस कर ही चुके हैं एग्रीकल्चर वाले वीडियो में कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जंगलों को नुकसान पहुंचाने में मेन रोल प्ले कर रही है। लार्ज स्केल हमारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। माइनिंग, बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग। उसके बाद ग्रेजिंग, पशुओं का चरना, ठीक है, पशु चारण तथा वनों की कटाई, ये सभी चीजें जो हैं ये फॉरेस्ट कवर को कम कर रही हैं। ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो क्या सरकार जो है वो हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है? नहीं, सरकार भी हाथ पर हाथ धरकर बैठी हुई नहीं है, और काफी जगहों पर तो खुद हमारे समाज में रहने वाले लोगों ने ही, आप और मेरे जैसे लोगों ने मुहिम चलाई है पेड़ों को बचाने के लिए। अब हम उन सबको देखते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन हम अच्छे से जानते हैं कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अगर पेड़ धरती पर नहीं रहे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। क्यों इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट? ये हमें अच्छी फ्रेश एयर देते हैं, ठीक है, उसके बाद सॉइल और ये दुनिया भर की चीजें, जल, वायु, मृदा, इन सब चीजों पर इनका असर होता है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को मेंटेन करते हैं, एनिमल्स को, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग। अब कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन ये सारे हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, फॉरेस्ट फायर्स, काफी बार जंगलों में आग भी लग जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट कवर कम हो रहे हैं। For forest conservation, India has adopted new forest policy to lay stress on sustainable forest management, which has the following provisions. ठीक है, अब वनों के संरक्षण के लिए भारत ने स्थायी वन प्रबंधन पर जोर देते हुए नई वन नीति अपनाई है, जिसमें ये सारे प्रावधान है। नंबर 1 क्या है? वन्य आच्छादित क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्रों का 33% हिस्सा लाने का लक्ष्य, कोशिश होगी कि 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया जो हमारा है उसके ऊपर फॉरेस्ट कवर हो। मेंटेनिंग एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, आगे ये कहा गया है पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखना तथा उन जगहों पर जंगलों का पुनर्स्थापित करना जहां पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ गया है। जहां पर भी पहले जंगल हुआ करते थे और हमने वहां का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया है, वहां पर फॉरेस्ट को रिस्टोर करना, ये इसका पर्पस है। तीसरा है हमारा कंजर्विंग द नेचुरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री, इट्स बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड जेनेटिक पूल, देश की प्राकृतिक विरासत जिसकी जैविक विविधता और आनुवांशिक भंडार को संरक्षित रखना, ये सभी हमारे एम्स हैं। हम ये सब कुछ करने की कोशिश करेंगे थ्रू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड अफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री पर हमने बहुत ज्यादा फोकस किया। अब ये सोशल फॉरेस्ट्री एग्जैक्टली है क्या वो भी हम देखेंगे। और ये सोशल फॉरेस्ट्री और अफॉरेस्टेशन हमें करना है डिग्रेडेड लैंड पर। डिग्रेडेड लैंड कौन सी होती है? निम्नीकृत भूमि पर हमें वहां पर पेड़ लगाने हैं, सामाजिक वानिकी करनी है। Increasing the productivity of forest to make timber, fuel, fodder and food available for rural population dependent on forest. Encourage the substitution of wood. देखो बहुत बार क्या होता है कि जानबूझकर हम जंगलों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, पर वहां पर रहने वाले कुछ ट्राइबल्स हैं, कुछ विलेज कम्युनिटीज हैं, जिनको जंगल में जाकर अपने पशुओं को चराकर भी आना पड़ता है, जिनको जंगल से लकड़ी काटकर भी लानी पड़ती है, फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के लोग जो हैं, जो जंगलों के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं, हमें उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। साथ ही हमें उनको सिखाना है कि आप लकड़ी के स्थान पर और किस प्रकार का ईंधन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें की जाएं। साथ ही साथ क्रिएटिंग ऑफ मैसिव पीपल्स मूवमेंट, ओके, लोगों को शामिल करना। देखो सरकार कुछ भी करती रहे, जब तक कि आम आदमी नहीं समझेगा कि पेड़ लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, पेड़ों को नहीं काटना है, उनको इंपॉर्टेंस देनी है, तब तक कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो बहुत सारे जन आंदोलन भी चले हैं, महिलाओं ने, बच्चों ने उनमें भाग लिया है ताकि पेड़ों को बचाया जा सके। आपने जरूर सुना होगा चिपको मूवमेंट के बारे में, ओके, आपने जरूर सुना होगा। ये एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट था 1973 के आसपास का, और बिल्कुल नॉन वायलेंट था। और इसमें पेड़ों की रक्षा के लिए क्या करते थे कि जब पेड़ों को काटने के लिए कोई आता था तो उस पेड़ को इस तरह से गले लगाकर उसमें खड़े हो, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, तो पेड़ को इस तरह से पकड़कर चारों ओर से खड़े हो जाते थे कि अगर पेड़ काटोगे तो मैं भी साथ में मरूंगा। और महिलाओं ने इसमें बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो इस प्रकार के लोगों के आंदोलन भी चले हैं, इस प्रकार के आंदोलन जिसने की पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही
रही थी उसके ऊपर रोक लगाई। क्रिएटिंग ऑफ अ मैसिव पीपल्स मूवमेंट इन्वॉल्विंग विमेन टू एनकरेज प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, स्टॉप फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड दस रिड्यूस प्रेशर ऑन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट्स। ठीक है, तो बहुत सारे हमें काम करने की आवश्यकता है और काम हो भी रहे हैं ताकि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर किया जा सके। ये जो फॉरेस्ट कवर है हमारी कंट्री का ये 33% को टच कर सके। अब हम बात करते हैं सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री को हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सामाजिक वानिकी। ठीक है, सामाजिक वानिकी। बेस्ड ऑन अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन में हमारी सोशल फॉरेस्ट्री आएगी, एग्रो फॉरेस्ट्री आएगी, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री आएगी। अब हम एक एक करके उनको करते जाते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये जो टर्म है सोशल फॉरेस्ट्री, इसका इस्तेमाल किया गया था 1977 में। और इसका पर्पस क्या था इंट्रोड्यूस करने का? इसका पर्पस ये था कि जो करंट प्रेशर है हमारे एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट पर उसको कम किया जाए। अब कम कैसे किया जाएगा? कम ऐसे ही किया जा सकता है कि और भी फॉरेस्ट लगाए जाएं, तभी तो जो करंट फॉरेस्ट है उसके ऊपर प्रेशर कम होगा। तो जितना भी अनयूज्ड और फैलो लैंड था, फैलो लैंड होता है कृषि तो उसके ऊपर की जा सकती है लेकिन उसको खाली छोड़ दिया गया है, और इस टाइप के लैंड को हम फैलो लैंड कह देते हैं। तो जितना भी अनयूज्ड और फैलो लैंड था उसके ऊपर पेड़ लगाए जाएं ताकि उस टाइम जो फॉरेस्ट कवर था उसके ऊपर प्रेशर कम हो। और ये वाले जो प्रोजेक्ट्स थे ये बेसिकली सरकार मैनेज करती है फॉर द फर्स्ट 5 years और उसके बाद विलेज पंचायत को दे देती है सोशल फॉरेस्ट्री वाले कि लो अब आप मैनेज कीजिए। द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड, बंजर भूमि पर, विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग इन द एनवायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये कहलाया सोशल फॉरेस्ट्री। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद करने के उद्देश्य से वनों का प्रबंध और सुरक्षा तथा उस पर भूमि का वनारोपण। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976, इसने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। अर्बन फॉरेस्ट्री जो शहरों में होगी, रूरल फॉरेस्ट्री जो गांवों में होगी, और फार्म फॉरेस्ट्री जो कि आपके तीसरी इसकी कैटेगरी है। तो सोशल फॉरेस्ट्री को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये देखो, सोशल फॉरेस्ट्री में हमने लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व किया। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चे भी हैं इसमें, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, लोग इन्वॉल्व हुए। जब लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उन चीजों का इंपॉर्टेंस को मानेंगे। अब जो अर्बन फॉरेस्ट्री है, अर्बन फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं? रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड, शहरों और इनके इर्द गिर्द निजी और सार्वजनिक भूमि जैसे कि हरित पट्टी, पार्क, सड़कों के साथ साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थलों पर वृक्ष लगाना तथा उनका प्रबंध शहरी वानिकी के अंतर्गत आता है। इन सबको मैनेज करना ये अर्बन फॉरेस्ट्री में आएगा। रूरल फॉरेस्ट्री इज प्रमोटिंग एग्रो फॉरेस्ट्री एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री में हम क्या करते हैं? कम्युनिटी लैंड पर ही केवल आपके प्लांट्स लगाएंगे। और एग्रो फॉरेस्ट्री में एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये एग्रो फॉरेस्ट्री इज रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड। इसमें वेस्ट पैचेस के ऊपर भी आप लगाएंगे। और इट कंबाइंस फॉरेस्ट्री विद, मैं आपके साथ सोशल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगी। बिहार के बारे में है। देखिए, बिहार जो है हमारा एक गरीब राज्यों में से एक है। ठीक है, और बिहार में क्या होता है कि वहां पर मनरेगा में जो लोगों को काम दिया जाता है वो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फ्लड आपका या मानसून के सीजन में काफी कम हो जाता है। ठीक है, और खासकर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, उनको तो वैसे ही काम नहीं मिलता है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका 2011 में जो फॉरेस्ट कवर था वो करीबन केवल 7 या 8% था। तो बिहार की गरीबी भी दूर की जाए, लोगों को काम भी दिया जाए, इसके लिए क्या किया जाए? तो उस वक्त एक व्यक्ति थे जिनका नाम था SM राजू। ठीक है, और ये जो राजू जी थे इन्होंने मनरेगा को सोशल फॉरेस्ट्री के साथ लिंक किया। और जब मनरेगा को सोशल फॉरेस्ट्री के साथ लिंक किया गया तो उसमें क्या कहा गया कि आप जो व्यक्ति है वो एक नए पौधे की 5 साल तक देखरेख करे, पूरी तरह से देखरेख करे, और 5 साल के बाद उस पौधे की जो ओनरशिप है उसी व्यक्ति को दे दी जाएगी। इससे क्या हुआ कि लोगों को रोजगार मिला। ठीक है, लोगों को रोजगार मिला, जो एयर और वो सारी वहां पर एयर, वाटर और इस तरह की जो समस्याएं थी वो आपकी सॉर्ट आउट हुई। और इससे क्या हुआ, ये जो इनका अभियान था ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि 3 सालों के अंदर ही जो बिहार का फॉरेस्ट कवर था, जो पहले 7-8% था, वो बढ़कर 12.86% हो गया और लोगों को रोजगार मिला। सो अलग
तो मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूं कि देखिए अगर लोग वास्तविक रूप से किसी चीज में कामयाबी से उसको कामयाब कराना चाहते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो ये चीजें काफी कामयाब होती हैं। सो बिहार वाज क्वाइट अ नाइस एग्जांपल ऑफ दिस, और ये काफी हद तक बिहार में सक्सेसफुल हुआ। अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ। ये देखिए ये अर्बन फॉरेस्ट्री है। अर्बन फॉरेस्ट्री में जहां जगह मिले पेड़ लगा दो। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ये पेड़ लगाने के बाद, और ये है हमारा एग्रो फॉरेस्ट्री। आगे है हमारा कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इन्वॉल्व्स रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक और कम्युनिटी लैंड। इसमें जो पौधे लगाए जाएंगे, जो प्लांट्स लगाए जाएंगे, वो केवल कम्युनिटी लैंड पर ही लगाए जाएंगे, जिसमें विलेज पास्चर्स आते हैं, टेम्पल लैंड आता है, रोड साइड स्ट्रिप्स आती हैं, रेलवे लाइंस आते हैं, स्कूल्स आते हैं, प्राइवेट लैंड पर नहीं। अगर इससे पहले वाला आप देखते हैं अर्बन ये वाला सोशल फॉरेस्ट्री वाला, इसमें हम बैरन लैंड पर लगा रहे थे। कहां लगाया जा रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट में हम कम्युनिटी लैंड पर लगा रहे हैं। इट्स एम इज टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द कम्युनिटी एज अ होल। और इसका उद्देश्य क्या है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का? कम्युनिटी फॉरेस्ट्री का उद्देश्य ये है कि ये जो कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है, इट एम्स टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द कम्युनिटी एज अ होल। ओके, गवर्नमेंट जो है वो सारी मदद करेगी, बीज भी देगी, सैपलिंग भी देगी, फर्टिलाइजर भी देगी, लेकिन उसके बाद कम्युनिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है ट्रीज की देखरेख की। और इस कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के तहत हमारी कंट्री में बहुत सारे यूकलिप्टस के पेड़ लगाए गए हैं। ये देखो, ये है हमारा कम्युनिटी फार्मिंग। उसके बाद हम चलते हैं फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री में क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस अंडर विच फार्मर्स ग्रो ट्रीज फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस ऑन देयर फार्म लैंड्स। यहां पर फार्मर्स केवल अपने फार्म लैंड पर ही ट्रीज उगाएगा। सेवरल लैंड सच एज मार्जिन्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स, ग्रासलैंड्स, पैस्चर्स में बी यूज्ड फॉर रेजिंग ट्रीज अंडर नॉन कमर्शियल फार्म फॉरेस्ट्री। ओके, ये देखिए इस तरह से वो हो सकता है कि अपने खेतों के किनारे किनारे लगा दे। ओके, उसकी मर्जी है, उसका खेत है, वो जहां लगाना चाहे लगा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। वनों के प्रकार तथा उनका वितरण। प्रकार प्रकार के वन होते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। ये किस प्रकार के हैं? अब हम सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वन की। ब्रिटिशर्स के टाइम से इनकी शुरुआत हो गई थी। जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट होते हैं, ये एरिया नोटिफाइड होता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और स्टेट फॉरेस्ट एक्ट, और इनको फुल डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर हालत में संरक्षण योग्य है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट में हर प्रकार की एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड होती है अगर उसको हमने परमिशन नहीं दी है तो। आरक्षित वनों में बिना अनुमति के हर प्रकार की गतिविधि पर रोक है। क्या आप वहां पर अपने जानवर चराने जाएंगे? नहीं। क्या आप वहां पर पेड़ काटने जाएंगे? नहीं। ये सब करने आप वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इनका बहुत सारा जो एरिया है, लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, ये है हमारे रिजर्व फॉरेस्ट। उसके बाद अगले हैं हमारे प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को हमने क्या नाम दिया है हिंदी में? रक्षित वन। रक्षित वन क्या है? भारतीय वन संरक्षण अथवा राज्य संरक्षण अधिनियम के अनुसार वे वन जिनका संरक्षण सीमित है रक्षित वनों के अंतर्गत आते हैं। लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन हमने इनको दी है। इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑल एक्टिविटीज आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड। पहले वाले में क्या था कि सब कुछ प्रोहिबिट है, सब चीजों पर मनाही है अगर उसके लिए स्पेशल परमिशन नहीं दी गई है तो। और यहां पर क्या है कि यहां पर परमिटेड है अगर हमने उसको प्रोहिबिट नहीं किया है तो। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान हैव अ बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और देखो ध्यान से, अगर आप देखें बिहार की तो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, हरियाणा में तो बहुत ही कम फॉरेस्ट कवर है, सबसे कम ही है आप ये कह सकते हैं। पंजाब में भी कम है क्योंकि इनका तो सारे का सारा एग्रीकल्चरल भूमि हो गया है। तो ये वाले तीन जो स्टेट्स हैं हमारे, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर ही आपका काफी कम है। उसके बाद है हमारा अनक्लास्ड फॉरेस्ट। एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट बट नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो ना रिजर्व्ड फॉरेस्ट है ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट है। ओनरशिप स्टेटस ऑफ सच फॉरेस्ट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ दीज फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट। और इनको मैनेज कौन करता है? इनको मैनेज करती है वहां की लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो प्रेजेंटेशन यही खत्म होती है। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।